हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंगस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के 1 मार्क से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाकर देखो, बहुत ही 1 मार्क से क्वेश्चन और जो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी मैंने डाल दिए। आज सेकेंड और थर्ड के डाल रही हूँ। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 4 और 5th और फिर 6th के, यानी कि 1-2 दिन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लॉन्ग शॉर्ट सभी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ 15 मार्च के बाद मैं आप लोगों को 5 ऐसे पेपर, सैम्पल पेपर दूंगी पोल साइंस के, जिसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया अच्छे से तो 90+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। मैं बता रही हूँ 95% जो एग्ज़ाम है आपको उसी में से आएंगे। वो 5 सैम्पल पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, MCQ अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना है। साथ ही साथ मैं मैप और कार्टून के लिए बहुत जल्दी लाइव होंगी। कितने बच्चे चाहते हैं कि लाइव हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर लाइव के लिए डिमांड करेंगे तो लाइव आके मैं आप लोग को मैप और कार्टून के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा अगर किसी भी चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लगती है, कोई न्यू टॉपिक आपको समझना हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई भी कर दूँगी। और ज़्यादा बच्चे अगर डिमांड करेंगे लाइव आके डाउट क्लियर करें तो मैं बहुत जल्दी उसके लिए लाइव भी है ना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड चैप्टर जो भी आपका न्यू सिलेबस अभी ऐड हुआ है, नीति आयोग एंड NDC। ये जो आयोग की स्पेलिंग है वो एरर मिस्टेक है, ठीक है। नीति आयोग है एंड NDC। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले 1 मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि हु इज़ एक्सो ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्लानिंग कमीशन का जो होता था प्राइम मिनिस्टर, और जो अभी हमारा फिलहाल जो ये जो प्लानिंग कमीशन है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आएगा मैं बता देती हूँ, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का भी प्राइम मिनिस्टर ही होती है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन दे रखा है, ये भी एक मिस्टेक है। यहाँ पे आपको बेसिकली नीति आयोग आना चाहिए था। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसको कब स्क्रैप्ट किया गया, यानी कब ख़त्म करने की डिक्लेयर किया गया था 2014 के अंदर। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि प्लानिंग कमीशन को हटा देंगे, उसके जगह पे बहुत ही इनोवेटिव जो नया उन्होंने लेके आए थे नीति आयोग। तो थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज अनाउंस्ड। नीति आयोग, ध्यान रखना कि नीति आयोग को बनाने की जो अनाउंसमेंट थी वो कब की गई थी, 15 अगस्त 2014 को। लेकिन इस्टेब्लिश कब किया गया, 1 जनवरी 2015 में। तो ये ध्यान रखना, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। कभी एक बच्ची को स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो बेसिकली बच्चों के दिमाग में होता है नीति आयोग बनाया कब है, 1 जनवरी 2015, लेकिन अनाउंसमेंट की कब गई वो क्वेश्चन आ गया था और बच्चों ने 1 जनवरी 2015 लिख दिया। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में, लेकिन जो नीति आयोग का अनाउंसमेंट हुआ था बनाने के लिए वो 15 अगस्त 2014 में हुआ था, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको नीति आयोग की जो फुल फॉर्म वो याद रखने हैं। ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वॉज लॉन्च्ड बाय, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, कौन से किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था, ग्रैंड इनोवेशन। तो नीति आयोग के द्वारा इनोवेट किया गया था। हु इज़ अ करंट CEO ऑफ नीति आयोग, कौन है, अमिताभ कांत है। फुल फॉर्म क्या है NDC का, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो नीति आयोग और NDC है। ध्यान रखना, ऊपर जो नीति आयोग है वो टाइपिंग एरर है, उसको आप लोग इग्नोर करना। तो NDC का जो फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, की जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए NDC को बनाया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। लेकिन जब नीति आयोग बनाया गया तो उसके अंदर प्लानिंग कमीशन के साथ साथ जो NDC के जो भी मेंबर्स थे, जो भी काम थे, वो सारे उसके अंदर कंबाइन कर दिए गए। इसीलिए जो NDC है देखो फॉर्मली डिसॉल्व अभी नहीं किया गया, लेकिन 2011 के बाद से मैंने बताया था इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई इसको काम असाइन नहीं किया गया, किसी तरह कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। और जितने भी इसके मेंबर थे सभी तरह के मेंबर जो है नीति आयोग के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी समझ लिया एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है। तो फुल फॉर्म NDC का क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लास्ट मीटिंग कब हुई थी, मैंने बताया था आपको लास्ट जब मैंने चैप्टर कराया था कि 2 अक्टूबर 2011 में हुई थी। NDC को बनाया कब था, 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद आपको जो शॉर्ट नोट है नीति आयोग और NDC आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2 टॉपिक हमारे नए हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो मैंने आप लोगों को जो NDC और नीति आयोग जो चैप्टर करा रखा है वो चैप्टर आप उतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो नीति आयोग और NDC काफ़ी आपके लिए उसमें सभी कुछ कवर हो जाता है।
तो इसमें मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नीति आयोग और एनडीसी करना है, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, इतना आपको प्रिपेयर करना है। बाकी मैं अभी और जब एग्जाम में पेपर बनाऊंगी तो वो आपको और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको भी इतना ही प्रिपेयर करना है एनडीसी और नीति आयोग से। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो पहला था इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, उसको चेंज करके इंडिया से फॉरेन पॉलिसी कर दिया गया। और साथ साथ इसमें जो हमारे फॉरेन रिलेशन थे, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, तो पहले टॉपिक के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ रिलेशन थे। अब हमारे रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका, इजराइल और रशिया का आ गया। चाइना का ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी रिलेशनशिप अभी भी है। तो पहले वन क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि जो अपार्थाइड इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डैश। आपको पता होगा कुछ टाइम पे साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। जो अपार्थाइड है वो क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। इन द नेहरू कैबिनेट हु वॉज ऑप्रीहेंसिव ऑफ द फ्यूचर अटैक फ्रॉम चाइना। आपको पता होगा कि जो हमारे नेहरू जी थे, देश के प्राइम मिनिस्टर थे, चाइना से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे, और वो उन्हें लगता था कि चाइना कभी भी हम पे अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने, आपको पता है, मिलिट्री नहीं, पैरामिलिट्री काफ़ी टाइम तक उन्होंने उसी से सिक्योरिटी रखा था। लेकिन उनके जो उस टाइम के जो नेता थे, उनके जो कॉलेजियस नेता थे, उनमें से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो पता है बहुत ही फोरकास्टिंग नेचर के थे, काफ़ी दूरदर्शी थे। वो इस फ्यूचर अटैक चाइना की तरफ से कभी भी हो सकता है, वो ऐसा सोचते थे। तो कैसे अगर नेहरू कैबिनेट में कौन से नेता थे जो इस तरह के, पता था कि चाइना इस तरह की हरकतें कर सकता है, जिसको लेकर वो चिंतित भी रहते थे। कई बार नेहरू जी से उन्होंने बात करने की भी कोशिश की थी, बट नेहरू जी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे चाइना गवर्नमेंट से, चाइना के नेता से। तो कौन से नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है, आपको याद रखना है, ये आपके बुक में पेज नंबर 166 पे दे रखा है बॉक्स बना के, उसको अच्छे से कर लेना है कि आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम प्रोविज़न रिगार्डिंग। तो किस कि क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बताता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, आपस में मिलकर रहना है, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या बॉर्डर डिस्प्यूट हमें नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अगर हम बात करें मेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो बेस था वो क्या था, नैम। कि जब हमारे देश में नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, आपको पता होगा नेहरू जी एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और जब तक वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, जिंदा रहे, तब तक उन्होंने फॉरेन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो भी उन्होंने अपने पास रखा। और उन्होंने सबसे पहले नैम की पॉलिसी अपनाई, इन डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, दोनों ही कैंपों से उन्होंने इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया, ताकि नैम की पॉलिसी अपनाकर वो अपने देश को डेवलप कर सके, अपने रिसोर्सेज को अपनी डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सके। नेक्स्ट है कि आफ्टर नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू चाइना वॉज। नेहरू जी के बाद कौन पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना गए, सबको पता है राजीव गांधी। वो नेहरू जी के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो राजीव गांधी, याद रखना है। व्हेन चाइना एनेक्स तिब्बत, तो डेट क्या है, 1950। आपको फुल फॉर्म बताना है, NEFAK, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्टर्न, F फॉर फ्रंटियर, A फॉर एजेंसी। ये आपको याद रखना है। हु एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। यानी कि फॉरेन पॉलिसी को बनाने में किसने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसिव अपना रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम सभी जानते हैं 1946 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। पूरा फॉरेन मिनिस्टर इन्हीं के अंडर में था, यही पूरी फॉरेन पॉलिसी को बनाते थे। तो किन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब फॉर्मुलेशन पॉलिसी को इफ़ेक्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो नाम आएगा जवाहरलाल नेहरू। When was the first nuclear explosion undertaken by India? इंडिया ने पहला सक्सेसफुली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया, तो मई 1974 में। पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, तो 29 अप्रैल 1954। ठीक है, इसीलिए हमें लग रहा था कि चाइना हमारे से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमने उनके बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, नॉन इंटरफेयर करेंगे। लेकिन चाइना ने इसको नहीं माना और 1962 पे हम पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि व्हेन चाइना इन्वेड ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर कब उसने इन्वेड किया, तो 1962 में। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द चाइना इन्वेजन। जब चाइना ने हम पे इन्वेड किया था तो उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू काफ़ी अच्छे करीबी थे। लेकिन 1962 के हार के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा नेहरू जी की इमेज बहुत डेंट हो गई थी इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल पे।
तो ये हमारे लिए कि देश का जो प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ठीक से स्ट्रेटजी समझ नहीं पाए और जिस तरह की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसके कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फुल फॉर्म ऑफ एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फुल फॉर्म सीटीबीटी का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, ये दोनों आपको याद रखने, बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड थे। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हमारे इंडिया में कब हुआ? मई 1998। तो याद रख लेना कि मई जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर भी मई के अंदर हुआ था, लेकिन सेकेंड भी हमारा मई 1998 में हुआ था। उस टाइम पे जब फर्स्ट न्यूक्लियर हुआ था उस टाइम पे देश की जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जब सेकेंड हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये आपको याद रखना है। फिर हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फॉरेन मिनिस्टर हमें बताया जवाहरलाल नेहरू थे। तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया, तिब्बत से कौन स्पिरिचुअल लीडर हमारे इंडिया में आए थे? सबको पता है दलाई लामा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टू डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना आर्मी लेड टू द आर्मी कन्फ्लिक्ट इन 1962? ये यहाँ से आपके जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये यहाँ तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो वो दो आपको डिफरेंस ही बताना है, जिस कारण इंडिया और चाइना के बीच में आर्मी कन्फ्लिक्ट 1962 में हुआ। तो हमें पता है कि जो चाइना है अरुणाचल प्रदेश के हमारे एरिया, और दूसरा जो अक्षय चीन एरिया है उस पर वो क्लेम करता आ रहा है। उसको हथियाने के चक्कर में उसने हमसे पे अटैक किया, और हमारे रिलेशन तब से इंडिया चाइना के जो रिलेशन है, हिंदी चाइना भाई भाई के जो नारे लगाते थे, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव बताना है नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को। ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में ही बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा जिन बच्चों ने प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। When and why was the Communist Party of India divided into 2 faction? तो आपको पता है कि हमारे जो 1962 के जब चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर थे उनके 2 अलग अलग विचार हो गए थे, आपस में डिवाइड हो गए थे। तो वो बताना है कब हुआ था और क्यों हुए थे। वाई डिड इंडिया डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर? कि इंडिया ने डिसाइड क्यों किया न्यूक्लियर को जाने के लिए? आपको पता है जब चाइना हमारे पड़ोसी देश, जब उसने न्यूक्लियर बना लिया तो भारत के लिए खतरा भी हो गया। वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, पीसफुल अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पे जाना उन्होंने डिसाइड किया। पंचशील क्या था? आपको पता है 5 चीज़ें इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। तो वो 5 चीज़ें इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है स्टेट एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर पॉलिसी। जो हमारा आर्टिकल मैंने बताया कि जो 51 आर्टिकल है, जिसके अंदर हमारे जो फॉरेन, जिसके अंदर हमारे बेसिकली जो बताना है आप लोगों को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, तो मैंने बताया 166 पेज नंबर एनसीईआरटी पे बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको याद करना है। 4 है क्योंकि यहाँ पे 3 पूछा हुआ है। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी, कि नेहरू जी ने किस तरह से एशिया और अफ्रीका की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए किस तरह से काम किया, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफी है, लोकेशन है, साइज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है, प्रभावित करने वाले। तो किस तरह से इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर। तो आपको पता होगा कि इंडिया ने हमेशा से कहा है न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर कि उसका जो एम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, अपना पावर शो करना नहीं है, केवल सेल्फ डिफेंस, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नो फर्स्ट यूज़, कि कभी भी पहले यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ ओल्ड कंटेंट में भी है, अभी भी है। बाकी न्यू में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हटाकर न्यू में रशिया, अमेरिका और इज़राइल, इन तीनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और इज़राइल में जो मुसाद है, जो इसकी इंटेलिजेंस है, उसको आप अच्छे से कर याद रखने का। तो इज़राइल की जो इंटेलिजेंसी मुसाद किस तरह से भारत के साथ वो मिलकर काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। तो इसके बारे में आप जब इज़राइल की वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। और भी कोई दिक्कत हो, कोई आंसर आपको नहीं मिले या नहीं समझ में आए, कैसे लिखना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ वैसे मैं आपको आंसर लिख के भी दिखा सकती हूँ, ताकि आप लोग उसका आंसर को समझ सके। बाकी कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी आप लोग और भी किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह की पॉलिटिकल साइंस की हेल्प चाहते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के अंदर, कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ या आंसर कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर का फॉर्मेट, या कोई भी रिलेटेड कोई भी मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं लाइव होकर भी आप लोगों की प्रॉब्लम को लेकर लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।